वेलकम टू द कैंप फैक्ट एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने स्प्लिटिंग देखी थी बहुत सारी डिफरेंट ज्योमेट्रीज की। इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जो और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज है, फॉर एग्जांपल हमने ऑक्टाहेड्रल तक तो छोड़ ही दिया था लाके, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे ट्रायंगुलर, प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक जैसी ज्योमेट्रीज को। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, ध्यान रखना। अगर वो तुमने वो लास्ट वीडियो देखी है तो अब तुम्हें आगे वाले अपने आप बनाए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में क्या होते हैं, वो पहले ही बना के रखते हैं हम एंड देन एक्सप्लेन करते हैं। मैं कहता हूँ अब उन पॉइंट्स को जो मैंने सिखाया है उसके बेसिस पर अपने आप सोचते हैं कि कैसे हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट ज्योमेट्री समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नेक्स्ट ज्योमेट्रीज है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक। ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक का मतलब समझना क्या है कि लिगेंड 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। बात समझ में आ रही है? 3 लिगेंड ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर ऊपर वाला ट्रायंगल इस तरीके से है, नीचे वाला भी इस तरीके से है, इसका मतलब ये है कि दीज आर द पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। एक तरीके से तुम समझ सकते हो 2 3, यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है यहां पर भी 3 लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। और मेटल जो है वो कहीं बीच में है इस तरीके से। तो इसको बेस्ट समझने का तरीका ये है, लेट्स सपोज मेटल यहां पे है, जो दोनों ट्रायंगल्स के सेंटर से जाती हुई एक्सिस तुम्हें नजर आएगी। लेट्स सपोज दिस इज योर z एक्सिस। तो यानी कि सीधी सी बात है, ये वाली क्या हो गई है x और परपेंडिकुलर वाली क्या हो सकती है, y हो सकती है। अब हम सोचेंगे सर इफ दिस इज द वेरी सेंटर तो किसकी एनर्जी कम होगी और ज्यादा होगी। ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, z एक्सिस है, यहां 3 लिगेंड ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, तो ये वाला प्लेन कौन सा है, x y। एक्स वाई प्लेन में अगर ध्यान से देखो, लिगेंड ऊपर है तो फील्ड इतनी ज्यादा नहीं आ रही होगी फिलहाल, क्योंकि लिगेंड के नंबर भी 3 है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है कि एक्स और वाई में रिपल्शन कर सके। दूसरी बात, तो जो जेड स्क्वायर वाला है वो भी रिपल्शन फील कर रहा होगा, हालांकि क्योंकि लिगेंड डायरेक्टली उसको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऊपर देखो ट्राइंगल बना हुआ है तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। अगर ऊपर 4 लिगेंड होते यानी स्क्वायर, तो हो सकता था बीच में डी ऑर्बिटल वाले को कम रिपल्शन हो रहा हो। लेकिन 3 वाले के केस में, ये पॉइंट मैं इसलिए समझा रहा हूं, जब स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक पढ़ेंगे तो ऊपर हो जाएंगे कितने, 4, तो गैप जो है वो बढ़ जाएगा। तो उस केस में डीजेड स्क्वायर की रिपल्शन जो है इसके केस में, इसके कंपैरिजन में क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। मेरी बात समझ रहे हो भाई? तुम्हें 3 लिगेंड्स के बीच से एक लोब को लेके आना है तो वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगी। 4 लिगेंड है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक और हम स्क्वायर के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसमें ये डिफरेंस होता है कि ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक वाले में डीजेड स्क्वायर वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि स्क्वायर वाले के केस में एंटी प्रिज्मेटिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें डीजेड स्क्वायर भी ऊपर को गया होगा लेकिन उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। जो मैं बात तुम्हें बोल रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनो, वीडियो को रिवाइंड करो, क्योंकि ये आसान ज्योमेट्रीज नहीं है, हम तो हमेशा ही टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, मेरा मानना ये है कि सर सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगी, तो मेरा मानना है कि ऊपर 3 लिगेंड 1 2 3, नीचे 3 लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो सबसे कम तो पहले वही आ गया, इनको तो लिखने लेते डायरेक्ट। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी एक्स वाई है। अब हमारे पास बता डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में रिपल्शन में मानूंगा, क्योंकि जब लोग ऊपर को आएगी, बात समझ रहे हैं, इसको यहां मत देखा करो कुछ भी, 3 लिगेंड ऊपर 3 लिगेंड नीचे, लोब ऊपर इस तरीके से डीजेड स्क्वायर की जा रही है, तो ऊपर वाले में रिपल्शन है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ बीच में गैप कम है, कुछ ना कुछ फील्ड आई रही होगी, तो डीजेड स्क्वायर थोड़ा सा डिस्टेबलाइज होगा, पर जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास बचे डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड। अब ध्यान से, दिस इज जेड, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो एक्स जेड कहाँ है, इधर इधर, यानी ऊपर की तरफ हो जा रही है एक लोब, 2 लोब ऊपर और 2 नीचे, और ऊपर ही तो है लिगेंड और नीचे, बात समझ आ रही है? तो क्योंकि डी एक्स जेड की लोब ऊपर और नीचे को जा रही है और ऊपर और नीचे लिगेंड है, वाई जेड की लोब ऊपर और नीचे को जा रही है, ऊपर नीचे लिगेंड है, विच मींस कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा, डी एक्स जेड और डी वाई जेड में होगा। और अगर मैं एनर्जी की एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो मैं तुम्हें बताता हूं, ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक में इसमें पर ऑर्बिटल 5.36 DQ जो है उससे एनर्जी में रेज हो जाता है, ये काफी कम होता है 0.96 DQ, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इनकी -5.84 DQ। बात समझ में आई? तो मैं अब क्या पढ़ा रहा हूं कि देखो वैसे तो डेटा हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है और ये स्प्लिटिंग डायग्राम भी कोई भी बना देता है, लेकिन समझाता नहीं है, बात समझ रहे हो? और दूसरी बात ये है, समझाते भी है तो इसको पहले बना देंगे और फिर बताते चले जाएंगे कि ये ऐसे वैसे। हमें लगता है कि हम फैक्ट के हिसाब से जबरदस्ती के एक्सप्लेनेशन बनाते हैं जब स्प्लिटिंग डायग्राम को पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि लिगेंड जब 90 डिग्री से 180 से आ रहे होंगे तभी डायरेक्ट लोब को अप्रोच कर रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बात समझ आ रही? उसी के बेसिस पे आने वाले तुम अपना प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब पेपर में आएगा ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक, तुम्हें मेरी बातें ध्यान रखनी है, ये वाली जेड एक्सिस है, ठीक है, तुम जानते हो एक्स वाई वाले यहाँ पर है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे नीचे, dz स्क्वायर ऊपर जा रहा है क्योंकि 3 लिगेंड है तो कुछ रिपल्शन है बीच में, और xz और yz में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। बिल्कुल लॉजिकली सोचो, जितनी कम चीज पेपर में याद करके जाना पड़े उतना बढ़िया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ज्योमेट्री की तरफ को, कौन सी है वो, जो हमें पढ़नी है वो है पेंटागनल बाइपिरामिडल। स्टाइलिक नंबर 6 से अब हम 7 की तरफ जंप करते जा रहे हैं। पेंटागनल बाइपिरामिडल समझते हो, 5 एक प्लेन में है लिगेंड, एक ऊपर है और एक नीचे है। ये बना हुआ है पेंटागन, और एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर की तरफ भी पिरामिड और नीचे की तरफ भी पिरामिड। दिस इज नोन एज पेंटागनल पिरामिडल ज्योमेट्री। यानी कि मान लो ये है z एक्सिस ऊपर और नीचे, और इस प्लेन में 5 लिगेंड्स हैं। ये जो प्लेन है जिसमें 5 लिगेंड है, ये कौन सा प्लेन है बेटा, एक्स वाई प्लेन। देखो कितना आसान है, कुछ रटना नहीं है। अब देखो पेंटागनल बाइपिरामिडल में लिगेंड यहां से है, यहां से है, और 5 लिगेंड एक्स वाई प्लेन में है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में है? अगर दिस इज योर बेरी सेंटर तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सर dz स्क्वायर वाले में सबसे ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि वहां 2 लिगेंड 180 से अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, तो डायरेक्ट लोब से अप्रोच कर रहे होंगे। दैट इज व्हाई हाईएस्ट एनर्जी d ऑर्बिटल इज dz स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अगर ये z एक्सिस है तो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में 8 लोब हैं, किस किस की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और डी एक्स वाई की। और लिगेंड कितने हैं? 5। मैंने क्या बताया था, अगर 4 होते तो किसी एक पर्टिकुलर की लोब से आ रहे होते, 90 डिग्री से आ रहे होते तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब 8 ऑर्बिटल्स और 5 लिगेंड है, तो वो इस तरीके से ही अरेंज करेंगे अपने आप को कि सब में बराबर रिपल्शन हो, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली dz स्क्वायर तो डायरेक्ट लोब वाले हो गए हैं। उसके बाद लिगेंड एक्स वाई प्लेन में 5 हैं और एक्स वाई प्लेन में 8 लोब हैं, 4 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और 4 डी एक्स वाई की। इसीलिए इनके बाद हायर एनर्जी में होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। ये ऑर्बिटल हो गए। और सीधी सी बात है, अब देखो ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस जिस प्लेन में ये है, तो एक्स जेड की लोब कहां जा रही है? इधर ऊपर और नीचे साइड में, और वहां पे तो लिगेंड नहीं है। और वाई जेड की लोब इस तरफ को जा रही होगी। बना के देखो, इनको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इतनी मेहनत कर दी तुम्हारी चीज के ऊपर, कॉन्सेप्ट आइडिया दिमाग में डाल दिया है। दिस इज जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स जेड की लोब्स कहां होंगी? इधर। और लिगेंड कहां है? ऊपर नीचे, और इस प्लेन से आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन से। सीधी सी बात है, सबसे कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे कौन से? डी एक्स जेड और डी वाई जेड। अगर मैं डेटा की बात करता हूं तो पेंटागनल बाइपिरामिडल में सबसे हायर एनर्जी में है dz स्क्वायर विच इज 4.93 dq, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2.82 dq, और जो रिलीज हुई है एनर्जी पर ऑर्बिटल फॉर दिस इज -5.28 dq। दैट मीन्स हमारे पास डेटा भी है और हमारा फैक्ट भी उसी डायरेक्शन में जाने को कह रहा है जो मैंने तुम्हें बातें समझाई हैं। दोनों वीडियोस देखनी जरूरी है, उससे पहले CFT का जो आइडिया है वो जानना जरूरी है। इसके अलावा चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री की तरफ को, विच इज क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या होगा अभी समझाया तुम भाई। ये मैंने CFT में पहले ही समझा रखा है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, वहीं पे मैंने क्यूब का आइडिया भी दिया था। अब चलो क्यूब दोबारा से आ ही गई है तो फिर से समझा देता हूं। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, CFT वाली वीडियो देखो बेटा। मैं एक ही चीज को हर वीडियो में 10 बार समझाऊंगा तो बहुत मेरे सर में दर्द हो जाएगा। ये है तुम्हारे पास एक क्यूब, और तुम जानते हो मैंने पढ़ाया है ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ क्यूब। तो अगर ये वाली एक्सिस Z, CFT वाली वीडियो देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन वाली प्लेलिस्ट में जाइए, 3rd लेक्चर है CFT वाला। और ये वाली एक्सिस है X, और परपेंडिकुलर ये वाली होगी Y। यानी कि अगर तुम एक क्यूब जैसे बॉक्स में हो, dz स्क्वायर लोब किधर जा रही होगी? dz स्क्वायर की लोब ऊपर वाले फेस सेंटर, नीचे वाले फेस सेंटर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यूब के सेंटर से एक इधर लोब, एक इधर, एक आगे और एक पीछे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लोब किस तरफ को है? फेस सेंटर की तरफ को है। और 6 फेस के सेंटर होते हैं और हर फेस सेंटर की तरफ को एक लोब है, और वो लोब किसकी है? आइदर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होगी या डी जेड स्क्वायर की होगी। अब डी एक्स जेड को देखो, यहां पे लोब ऐसे है, लोब बिल्कुल एज के सेंटर पे जा रही है। तो जो डी एक्स जेड होगा, वाई जेड होगा, जेड एक्स होगा, इनके पास 4 लोब हैं। इनकी लोब किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगी? एज सेंटर की तरफ को ओरिएंटेड होगी। यहां पढ़ाने का तरीका ये है मेरा, ये बात ध्यान रखना। मैं बिल्कुल परोस के तुम्हारी थाली में नहीं रखने वाला हूं। तुम्हें वीडियो रोकनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा ये सबने इतनी जल्दी कैसे बता दिया है। मजा तभी है सीखने का। मैं यही बना के रंग बिरंगे फूल खिला के सारे बताता रहूंगा। कभी नहीं सीखोगे, केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाओगे। मैंने 2 बातें लिखी
लिखी है, तुम सोचो कि सर ने इतनी स्पीड से ऐसे क्यों लिख दिया है। तुम्हारे पास टाइम है, वीडियो रोक सकते हो। क्लास होती है तो मुझे फेस से पता चल जाता है किसको समझ में नहीं आई है बात, तो मैं वहां टाइम लगा सकता हूँ। अब मेरे को दिख नहीं रहा तो बेवजह टाइम लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। अब ध्यान से देखो, लिगेंड जो है क्यूबिक ज्योमेट्री कब आएगी, जब कॉर्नर से लिगेंड आ रहे हैं। और कॉर्नर पर हम जानते हैं कॉर्नर पर कोई भी लोब्स ओरिएंटेड नहीं है, और अगर कॉर्नर पर कोई भी लोब्स ओरिएंटेड नहीं है तो डायरेक्ट किसी में भी अप्रोच नहीं हो रहा होगा। और डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो रहा है तो देखो, फेस सेंटर वाली ज्यादा पास है कॉर्नर से या एज सेंटर, तो हम अच्छे जानते हैं एज सेंटर इज a/2 डिस्टेंस, अगर ये पूरी एज लेंथ a है और ये वाला डिस्टेंस फेस डायगोनल का हाफ, फेस डायगोनल होता है a√2 उसका हाफ, तो ज्यादा डिस्टेंस पास कौन सा पड़ रहा है, ये वाला पास पड़ेगा। यानी ज्यादा रिपल्शन किस में है, xy yz और zx वालों में। इफ दिस इज योर बैरी सेंटर, dxy yz और zx सबसे ऊपर एनर्जी में होंगे और नीचे कौन से आ जाएंगे, x² माइनस y² और dxy। और यही तो टेट्राहेड्रल में हो रहा था, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव पोजीशन से तुम 4 लिगेंड को हटा दो, एक यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया और यहां से, तो ध्यान से देखो क्या बन गया है, टेट्राहेड्रल, लिगेंड 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 लिगेंड, क्या बनता जा रहा है, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अपने अलग डायग्राम बनाओ, बहुत खूबसूरती से एक एक चीज को समझो, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। अब डिफरेंस ये होगा कि टेट्राहेड्रल में भी डी ऑर्बिटल की एनर्जी यही थी और क्यूबिक में भी यही है, लेकिन डिफरेंस है स्प्लिटिंग ज्यादा होगी किसमें, क्यूबिक में, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्यूबिक में नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा हैं तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, जबकि टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी जो था छोटा होगा, तो ये डेटा क्यूबिक वाला उससे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अब अगर मैं डेटा देखता हूं क्यूबिक वाले का, तो पर ऑर्बिटल 3.56 DQ से ऊपर गया है, उसमें कम रहा होगा, और इसमें -3.4 DQ से। तो तुम कंपेयर कर लेना और तुम्हारे पास रीजन भी है। हमने 3 इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रीज पढ़ ली है, अब एक और इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री की तरफ को आगे चलते हैं, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल की तरफ को चलते हैं, जिसमें 8 लिगेंड्स होंगी। और जैसे कि तुम समझते हो, जस्ट लाइक पेंटागोनल बाइपिरामिडल या TBP, इन तीनों को एक साथ रखो और कंपेयर करो। TBP में एक प्लेन में 3 थे, एक ऊपर और एक नीचे। PBP में एक प्लेन, ऑक्टाहेड्रल में एक प्लेन में 4 थे, एक ऊपर और एक नीचे था। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में कहानी बदलने का रीजन ये हो गया था कि 4 लिगेंड 90 डिग्री से आ रहे थे, दैट इज वाई dx² - y² और dz² की एनर्जी बढ़ गई हुई थी। तो ऑक्टाहेड्रल को यहां से बीच से ड्रॉप कर दो। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, तीनों का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, TBP, PBP और HBP ऐसे बना है, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। यस, अब ध्यान से देखो, ये है z एक्सिस और 6 लिगेंड्स इस प्लेन में है इस तरीके से। तो बेटा तुम ही खुद बताओ कि सर जब 2 लिगेंड z एक्सिस से आ रहे होंगे तो बाकी 6 लिगेंड xy प्लेन में हैं। सीधी सी बात है, 2 लिगेंड यहां पर है z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज योर xy प्लेन, 6 लिगेंड्स इस तरीके से आ रहे हैं। सीधी सी बात है, 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है। 90 होता तो मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर एक लोब की तरफ से आते, किसी एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा करते हैं। यानी dxy प्लेन में हमारे पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, x² - y² और dxy। तो x² - y² और dxy के साथ ये सारे के सारे इक्वल रिपल्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा, dz² में। तो जस्ट सिमिलर सा बनता नजर आ रहा है, याद करो, dz² सबसे ऊपर क्योंकि डायरेक्ट लोब से अप्रोच है, x² - y² और xy में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी बैरी सेंटर से ऊपर क्योंकि इस बार प्लेन में है, लेकिन दोनों की एनर्जी बराबर बनी रहेगी क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर लोब से कोई अप्रोच नहीं है, जिसका मैंने 90 डिग्री और 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में बताया है, उसको देख लीजिए। और सबसे कम एनर्जी में वही है dxz और dyz। रीजन, क्योंकि मान लो दिस इज योर x एक्सिस, तो xz की लोब इधर जा रही है, इधर कोई लिगेंड है ही नहीं। लिगेंड या तो इन प्लेन्स में है या इन प्लेन्स में है, तो इनके कंपैरिजन में रिलेटिवली स्टेबलाइज हो रही है। डेटा जो भी होगा, डेटा तो रटना है भी नहीं वैसे भी, तो इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री में चलते हैं, विच इज स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। उसमें भी 8 लिगेंड होते हैं, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बता दिया कि स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में इस तरीके का CFT डायग्राम होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल दे दे, XeF8 2 नेगेटिव या फिर IF8 नेगेटिव, जो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक के एग्जांपल हैं, और वो पूछे इसमें डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, तो इनके एग्जांपल देख के भी चलना। केमिकल बॉन्डिंग में एक वीडियो अभी हायर कोऑर्डिनेशन नंबर की होगी मेरी, तो उसमें सारे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले डिस्कस किए होंगे कि कौन स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक है, किसी ज्योमेट्री कैसी होता है, कौन डोडेकाहेड्रल है, तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा किस कॉम्प्लेक्स की बारे में बात चल रही है। अगर एग्जामिनर सिंपल पूछ रहे, अब तक नेट और गेट में सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है। TBP में एनर्जी का ऑर्डर पूछा हुआ है या इसी तरीके से किसी दूसरी ज्योमेट्री में पूछा होगा, स्क्वायर पिरामिडल में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इससे ज्यादा उनके पास चांसेस क्या है, वो ऐसे ही HBP में जा सकते हैं या फिर स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक की तरफ वो बढ़ सकते हैं।
चलो भाई देख लेते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक क्या है। तो हम जान गए हैं कि ये है भैया जेड एक्सिस, एक स्क्वायर सीधा, लिगेंड लिगेंड लिगेंड। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक मतलब 4 लिगेंड ऊपर स्क्वायर बनाते हुए और 4 लिगेंड नीचे स्क्वायर बनाते हुए, ऊपर वाले भी 4 लेकिन नीचे वाले एग्जैक्ट सीधे नहीं हैं। क्योंकि ध्यान से समझो कितना मस्त तरीका है इसको समझने का। तुम्हें मैंने अभी समझाया था, क्यूब बताया था, 2 तरीके से समझा सकता हूं। ऊपर वाले 4 लिगेंड और नीचे वाले 4 लिगेंड जो थे बिल्कुल एक के नीचे एक थे। बात समझ आ रही? इस तरीके से तो ये क्यूब बन गया था। अब इसमें क्या हुआ है, नीचे वाला स्क्वायर जो है वो स्टैगर्ड है, यानी कि अगर ऊपर वाला सीधा स्क्वायर है तो नीचे वाला कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। या फिर इसको बेस्ट रिप्रेजेंट करूं तो नीचे वाले जो लिगेंड हो जाएंगे वो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर हो जाएगा। बात सुना रही है? अब जरा ध्यान से समझते हैं इसमें किस तरीके से रिपल्शन होगा। तो स्क्वायर समझ में आ रही है बात? मैंने सिर्फ इतनी सी बात समझाई है। यहाँ 4 ऊपर हैं और 4 क्या हैं, नीचे हैं। पहले हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि सर ये देखो, ये रही तुम्हारी जेड एक्सिस जो इन दोनों के बीच से जाती हुई नजर आ रही है आप लोगों को इस तरीके से। क्लियर है? तो हम ये बस समझ गए सर अगर ये बैरी सेंटर है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है सर किस में हो रहा होगा, अगर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो अब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो ये है कि अब भी हम समझ गए सर एक्स वाई प्लेन वाले तो यहाँ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई यहाँ पे है। जेड वाले की लोब ऊपर से इनके बीच से निकल रही होगी। और ये वाली बात मैं ट्रायंगल प्रिज्मेटिक पढ़ाते हुए भी बता चुका था कि डीजेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि ऊपर 3 लिगेंड थे तो बीच में अगर लोब जा रही थी उसमें ज्यादा रिपल्शन हो रहा था। और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में मैंने बताया था, ध्यान रखना कि डीजेड स्क्वायर में रिपल्शन कम होगा क्योंकि अब ऊपर जो है वो 4 हो चुके हैं। दूसरी बात, इन लोब्स को तुम क्या समझते हो, जो एक्स वाई प्लेन में लोब है कोई ऐसी प्लेनर लोब नहीं होती। लोब तो इसी तरीके से होती है ना, इस तरीके से, ऐसे लोब है और ऊपर लिगेंड है तो लोब्स के साथ रिपल्शन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई में भी रिपल्शन रहेगा क्योंकि इस बार डीजेड स्क्वायर की लोब बीच में जा रही है और 4 लिगेंड हो गए हैं। और ट्रायंगल प्रिज्मेटिक में क्या थे, 3 थे, तो वो ज्यादा रिपल्शन किसमें कर रहे थे, डीजेड स्क्वायर में। इस पे मैं टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस केस में सबसे लोअर एनर्जी में कौन रहेगा, डीजेड स्क्वायर। ट्रायंगल प्रिज्मेटिक में डीजेड स्क्वायर सबसे लोअर एनर्जी में नहीं था। कौन से थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, जिसका रीजन मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं। इसमें स्लाइटली हायर एनर्जी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई रहेंगे। दोनों की एनर्जी बराबर राइज की होंगी। भाई 8 लोब्स हैं और 4 नीचे लिगेंड लगे हुए हैं तो वो ऊपर से रिपल्शन कर रहे होंगे। इनके लिए ये सारे ऑर्बिटल जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई वालों में रिपल्शन होगी, दोनों थोड़े से ज्यादा एनर्जी में होंगे। अब ये बात समझ जाओ कि जो लोब्स एक्स डी एक्स जेड डी वाई जेड वाले की है उनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा क्योंकि ये है एक्स वाई प्लेन, 8 लिगेंड ऊपर नीचे है, ये है जेड एक्सिस। तो जो एक्स जेड है वो इस तरीके से होगा और इस तरीके से होगा तो उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन हो रही है क्योंकि 2 लोब ऊपर जा रही है और नीचे, और लिगेंड भी कहां है, ऊपर और नीचे है। दूसरी बात मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था, जब तुमने या तो तुम सीधे समझ ही गए डी एक्स जेड और वाई जेड सर सबसे ज्यादा एनर्जी में होंगे, या फिर मैंने अभी क्या किया, जब क्यूब के मेथड से मैंने समझाया तो नीचे वाले 4 एज सेंटर पे आ गए थे और मैंने क्या समझाया था कि एज सेंटर पे किसकी लोब होगी, एक्स जेड और वाई जेड की लोब होती है। और एक्स जेड और वाई जेड की लोब होगी तो इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो। अब तुम कहोगे सर एज सेंटर पे तो एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई की भी थी, लेकिन जरा ध्यान से सोचो बेटा, जब ये क्यूब इस तरीके से थी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बड़ी बातें, छोटी बातें नहीं है कि तुम सोचो एक बार में सुन लोगे समझ लोगे। तुमने नीचे वाले चारों को एज सेंटर पे लिया है तो जो ये वाली एज सेंटर थी इस पे तो डी एक्स वाई की लोब से, इस पे थोड़े लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड ने तो नीचे ही अपनी पोजीशन समझी है और नीचे वाली जो 4 एजेस थी उन पे लिगेंड आ गए हैं। जो ये वाली क्यूब की एजेस थी उन पे अभी भी कोई लिगेंड नहीं है क्योंकि लिगेंड ऊपर है और नीचे वाला कॉर्नर की बजाय नीचे वाले कहां हो गए हैं, एज सेंटर पे हो गए हैं। तो उन्होंने एक्स जेड और वाई जेड में रिपल्शन शुरू कर दिया है। जो इस प्लेन में है उसमें रिपल्शन नहीं है। अगर एग्जैक्ट डेटा की मैं बात करता हूं तो वो हम इजीली लिख सकते हैं। उसका डेटा है 3.56 यानी कि 3.56 डीक्यू से पर ऑर्बिटल एनर्जी में राइज हुआ है। और इसके बाद अगर तुम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करोगे तो ये हायर एनर्जी में नहीं है, सॉरी मेरे को उसको हायर में नहीं दिखाना चाहिए। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई
क्योंकि सीधी सी बात है, अगर लिगेंड ऊपर और नीचे हैं तो इस प्लेन में रिपल्शन ना होने कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे ये वाले, क्योंकि प्लेन इधर है और लिगेंड ऊपर नीचे है। तो इसका मतलब स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिस्टेबलाइज हुए हैं, और जो डेटा है वो है -0.89। और अगर हम dz स्क्वायर की बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ है -5.34। तो बहुत ध्यान से इसको बना लेना, पेपर में एनर्जी पूछी जाती है इनकी क्या होगी, और तुम्हें यही ध्यान रखना है। प्लस डेटा से हमें बहुत अच्छी बातें पता चलती जा रही है कि कौन ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि ये उतना जितना डिस्टेबलाइज हो रहा है उसके हिसाब से ही एनर्जी जो है उसको रिलीज करेंगे। यही हमारा CFT की सारी एजम्पशन है, बैरी सेंटर की सारी कहानी इसी को मान के चलती है। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक को ध्यान रखना बेटा, कि तुम कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर dz स्क्वायर की लोग ऊपर जा रही है और 4 लिगेंड है, dz स्क्वायर में ज़्यादा रिपल्सन होना चाहिए XY के कंपैरिजन में। ये बात मैं बार बार और 10 बार कह चुका हूँ कि ऊपर समझो कि 4 लिगेंड है तो डिस्टेंस बढ़ गया है, और क्योंकि लिगेंड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनकी रिपल करती होंगी, तो dz स्क्वायर लेस रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है किससे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में एक डिफरेंस है, इसमें dz स्क्वायर जो था वो ऊपर था और ये वाले क्या थे, नीचे थे। तो इनको कंपेयर भी किया सकता है और ध्यान भी रखा जा सकता है। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक पढ़ लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वो है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के अगर ट्राइकैप्ड हो जाए, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। क्या आप सब तैयार हैं? पहले तो ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के लिए केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया है, वहां मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, ReH9 टाइप मॉलिक्यूल जो होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की बात आ गई है, ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 ReH9 शायद नेगेटिव होता है, कुछ चार्ज होता होगा। तो मैं जिस ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं यहां पे ज्योमेट्री, और वो ज्योमेट्री है मेरे पास ट्राइकैप्ड, यानी 3 कैप लगी हुई हैं, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तुम्हें कैसे ध्यान रखना है इसकी बात को। ट्राइकैप्ड का मतलब क्या होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो देखो, सबसे लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैंने हायर कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस किए हुए हैं, वहां आ जाएगा। तो इसलिए पहले वो वीडियो देखनी है। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आप लोग जानते ही हैं, इस तरीके से तो बन गया ट्राइंगल, ठीक है। मेटल है बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे, लिगेंड की पोजीशन है ये L L L L L और L, कितने हो गए 6। अब देखो ये एक रेक्टेंगुलर फेस है, तो इस रेक्टेंगुलर फेस से बिल्कुल बीच से आ रहा हुआ एक लिगेंड, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है इसके बीच से, और पीछे वाला भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, तो एक पीछे से आ रहा होगा, इसे ऊपर से नहीं है, वो पीछे से आ रहा है। बात समझ आ रही? डायग्राम मैंने समझाया है केमिकल बॉन्डिंग में। अब जरा ध्यान से समझो, इफ दिस इज योर बैरी सेंटर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में क्या था, दिस इज योर जेड एक्सिस, अब भी वही रहेगी बात। तो जेड एक्सिस वाले ऊपर की तरफ को ओरिएंटेड है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस इधर, और ये वाली हो सकती है वाई एक्सिस। अब लिगेंड देखो कहां है, 3 लिगेंड वही है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ऊपर और नीचे। अब ये बात समझनी है हमें, सबसे हायर एनर्जी में कौन होंगे। तो देखो dz स्क्वायर जा रहा है बीच में को जा रहा है, यानी डायरेक्ट लोब की तरफ को कोई भी नहीं आ रहा है, नहीं, इसलिए dz स्क्वायर जो है ज्यादा होगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx वाई से। ऐसा हम सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हम अब देखो पहले तुम इन 3 लिगेंड को भूल जाओ भाई, सिर्फ dz स्क्वायर वालों की। अब मैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक वाले की बात कर रहा हूं। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक वाले में dxz dyz सबसे ऊपर था, उसके बाद dz स्क्वायर था, और फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx वाई थे, यही थे। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में जब ये 3 लिगेंड नहीं थे तो dz स्क्वायर हायर एनर्जी में था, क्योंकि dz स्क्वायर यहां बीच में इस तरफ को था और ये 3 इसके साथ रिपल्शन कर रहे थे, और क्योंकि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में यहां एक्स वाई प्लेन में एक भी नहीं था। अब चेंज ये हो गया है कि 3 लिगेंड ऊपर, 3 लिगेंड नीचे, और 3 यहां एक्स वाई प्लेन में भी आ गए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx वाई में अगर 3 लिगेंड आ जाते हैं, इसका मतलब वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई में क्या कर देंगे, रिपल्शन कर देंगे। दैट इज वाई इसकी एनर्जी जो होगी एक्स स्क्वायर dz स्क्वायर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लॉजिकली कनेक्ट करके रखो हर चीजों को, कुछ रट के जाने की जरूरत नहीं है। पेपर में अगर मैं भूल जाता हूं कि किसकी एनर्जी कहां थी, अगर तुम रट के गए तो हो गया तुम्हारा काम। अब मेरे को पता है कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक वाले में एक्स वाई प्लेन में लिगेंड नहीं थे, इसलिए dz स्क्वायर हायर एनर्जी में था। लेकिन जैसे ही ट्राइकैप्ड हुआ, इसका मतलब ये जो ट्राइकैप्ड क्यों बोल रहे हैं, इस ट्रायंगल, ये जो रेक्टेंगल था, अगर ध्यान से देखो इस पे कैप बन गई ऊपर आके, ऐसे एक कैप इस ट्रायंगल की तरफ, एक इस तरफ रेक्टेंगल की तरफ, और एक पीछे वाले रेक्टेंगल की तरफ, तो इसको बोलते हैं ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो अगर मैं डेटा वाइज एनर्जी लिखने की कोशिश करूं तो ट्राइकैप इस वाले में ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में सबसे हाई एनर्जी जो है ये 1
0.51 DQ से ऊपर गए हैं, आई गेस सही डेटा है। और ये वाला ऊपर आ गया जो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये कौन से थे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इस बार इस प्लेन में भी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, -0.38 और सबसे कम एनर्जी में है dz स्क्वायर -2.28 DQ। बात समझ में आ गई बेटा? मैं फिर समझा रहा हूँ तुम्हें, मैं चाहूँ तो इन डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके और एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे कि मेरे को तो सब समझ में आता ही है। जिसको डाउट है जिस स्ट्रक्चर में सर ये ऐसा क्यों हुआ है, वो अपना डाउट कमेंट कर सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हें बहुत ही क्लैरिटी या बहुत स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उससे जो होगा वो पॉइंट ही हो जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती हैं और मैं खुद ही बोर होता हूँ वीडियो लंबी जो होती है उनको बनाते हुए भी, और तुम देखते हुए भी बोर हो जाओगे। इसलिए जो मैंने लॉजिकल सारे पॉइंट समझाए हैं उनको ध्यान रखना है। मैंने इस बार ऐसा नहीं किया है कि पहले इसको बना दिया और फिर ज़बरदस्ती एक्सप्लेनेशन सेट कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया है कि मैंने किस तरीके से रिपल्शन वाली चीज़ों को अप्लाई किया है। इसके अलावा अब अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा, लास्ट ज्योमेट्री जो है उसको भी हमें देख लेना चाहिए। और लास्ट ज्योमेट्री मैक्सिमम तुमसे आइकोसाहेड्रल पूछ सकते हैं या फिर डोडेकाहेड्रल। अब देखो, आइकोसा मतलब होता है 20 फेसेस होते हैं जिसके, और आइकोसाहेड्रल मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, स्टैगर्ड 2 पेंटागन है, एक ऊपर पेंटागन है और एक नीचे, स्टैगर्ड है दोनों, ठीक है। इसके एग्जैक्ट ऊपर एक पॉइंट मान लो, इसके एग्जैक्ट नीचे एक पॉइंट मान लो। देखो, अगर तुम इस तरीके से जोड़ोगे पांचों पॉइंट को तो 5 ट्रायंगल बनते हुए नजर आएंगे। पेंटागन बेस है और सबको जोड़ो तो 5 ट्रायंगल बनेंगे। मैं ऊपर समझाता हूँ कैसे 5 ट्रायंगल बने। देखो, जैसे इनसे एक बन गया, 2 3 4 और एक पीछे वाला 5 ट्रायंगल ऊपर 5 नीचे, और इनको अगर तुम जोड़ते हुए चलोगे तो बन जाएंगे टोटल 10 ट्रायंगल और बन जाएंगे। दैट इज वाई 20 ट्रायंगुलर फेस इट इज नोन एज आइकोसाहाइड्रल। तो बस इतनी बात समझना, वेरी वेरी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। इस केस में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिमेट्रिकल है कि हर डायरेक्शन से जो लिगेंड आ रहे हैं, तुम ये बात मान के चल लेना कि सबको बराबर रिपल्शन कर रहे हैं। जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिमेट्री अगर हो, ठीक है, जैसे हम स्फेरिकल सिमेट्री की बात कर रहे थे तो सब बराबर रिपल्शन करते हैं, तो इस केस में सिर्फ एनर्जी बढ़ती है, उनकी एक्साइटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि ये बताओ बेटा भाई, ये बता के दिखाओ कि इनमें से किस ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल एक्साइट होते हैं सिर्फ और स्प्लिट नहीं होते हैं। या तो स्फेरिकल रहती हो, स्फेरिकल में भी सिमेट्री होती है, सब सिर्फ एक्साइट ही होते हैं, या फिर आइकोसाहेड्रल भी तुमने पढ़ लिया है, जिस केस में तुम आंसर कर सकते हो कि सिर्फ एक्साइटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि रिपल्शन तो होगा ही, रिपल्शन होगा तो एक्साइट होंगे, लेकिन क्योंकि सब में हर डायरेक्शन से बराबर रिपल्शन हो रहा है तो ये सब एक्साइट हो जाते हैं। इनमें से कोई भी जो है ऐसे स्प्लिटिंग नहीं करेगा, किसी में एक ज्यादा और कम रिपल्शन नहीं होता है। अब अपनी लास्ट ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं, विच इज डोडेकाहेड्रल। डोडेका वर्ड इज यूज्ड फॉर 12 फेसेस, दैट मीन्स 12 फेसेस हैं किसी चीज़ के। जैसे आइकोसाहेड्रल में 20 फेसेस थे, एंड ये ज्योमेट्री बनानी आसान नहीं है, समझनी आसान नहीं है, और एग्जाम में पॉइंट मेरे को नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमने सारी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज पढ़ ली हैं इसीलिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, डोडेकाहेड्रल में इस बार हम रिवर्स चलेंगे। लिगेंड की पोजिशन को डी ऑर्बिटल के एनर्जी के लेवल के हिसाब से तुम मुझे बताओगे लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हो। कैसे बताएंगे कि सर सबसे लोअर एनर्जी में है dz स्क्वायर, इसका मतलब लिगेंड z एक्सिस से पास नहीं है। बात समझ में? सर सबसे हायर एनर्जी में है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब सर लिगेंड x और y प्लेन में हैं। अगर वो सारे x और y प्लेन में हैं तो dxy भी रिपेल करना चाहिए था, लेकिन dxy नीचे, यानी कि सर वो किसी एक 4 हैं एक प्लेन में जो एक एक्सिस से आ रहे हैं, यानी कि लिगेंड्स ने x एक्सिस से अप्रोच किया है और y एक्सिस से भी अप्रोच किया हुआ है। ये लिगेंड की पोजीशन है, लेकिन लिगेंड उसके बाद यहां नहीं है बीच में इनके, अदरवाइज यहां होते तो dxy की एनर्जी जो है वो भी क्या होती, ज्यादा होती, लेकिन ये तो कम है। लेकिन एनर्जी ज्यादा किसकी है, dxz और yz। अगर ये ध्यान से समझो, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, दिस इज z एक्सिस, z और xz है इधर, दोनों ऊपर और दोनों नीचे, और yz होता दिस इज z और दिस इज y, दोनों ऊपर और दोनों नीचे। इसका मतलब 4 लिगेंड तो इस तरीके से, क्लियर हो गई बात। अब बाकी लिगेंड एक्स वाई प्लेन से नहीं है, बाकी लिगेंड ये वाली एक्सिस x है, ये वाली y है, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कहीं इन दोनों एक्सिस के बीच में xz की साइड से आ रहे हैं, यानी कि मैं बहुत क्लियर समझाने की कोशिश करता हूं, दिस इज x, दिस इज y, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां से आ रहा है इन दोनों के ऊपर, इसके
ठीक है। ऐसे ही ये लिगेंड यहाँ हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। भाई ये तो समझ में आ रहा है ना कि x के दोनों पे है, पीछे आ रहा है लिगेंड x एक्सिस से, y से आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ जो बाकी आ रहे हैं वो यहाँ से अप्रोच करते हुए जा रहे होंगे। ये कौन सी लोब्स को अप्रोच कर रहे होंगे, या XZ या YZ को, यानी कि ये बाकी दो इधर से आ रहे हैं वो या तो नीचे से इस तरफ से आ रहे होंगे। बात समझ आ रही है? तो यानी कि इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड्स कि वो XY एक्सिस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसको आप ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। तो डोडेकाहेड्रल में आप ध्यान रखेंगे X और Y एक्सिस से लिगेंड आते हैं, लेकिन बाकी जो है XZ और YZ को ही टारगेट करते हुए नजर आते हैं। अगर एग्जामिनर कभी स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक या ऐसी ज्योमेट्रीज के बारे में पूछेगा पेपर में डी ऑर्बिटल की एनर्जी, अगर वो ओ टफ करेंगे तो मैं इसका विद स्ट्रक्चर वगैरह लेके पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ डोडेकाहेड्रल जो है समझाना बहुत सिरदर्दी की जरूरत है। उस पर मैं हम ज़्यादा एफर्ट तभी करेंगे जब मैं देखूंगा कि हमारे एग्जामिनर वहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन है वो TBP वगैरह के ही क्वेश्चन होते हैं जो कि काफ़ी ईजी है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और ये हायर लेवल CFT जितनी भी हो सकती थी वो हमने डिस्कस की है, और मैंने हर एक बात को लॉजिकली डिफाइन किया है। तो ये बात ध्यान रखना, मैंने रैंडमली नहीं बोला है, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ। अगर कुछ याद रखने की बातें होती हैं तो मैं कहता हूँ याद ही रख लो। जैसे मैंने डोडेकाहेड्रल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानता हूँ समझाना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। तो मैंने सिर्फ पहले एग्जैक्ट डेटा, जो डेटा नहीं था इसका मेरे पास, मैंने मोस्टली बुक्स में पढ़ा तो इसलिए बना दिया। तो मोस्ट प्रोबेबल यही सही होता है इसका। अब मैंने इसको समझने के लिए कोशिश की, ठीक है। बाकियों को तो मैंने खुद बनाया है कि कितनी एनर्जी ज़्यादा कम नीचे। तो अगर कोई चीज़ याद करने की होती है वो लोग मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ कि इसको बेटा ध्यान रख लो। मैं कभी भी गेम नहीं खेलता हूँ, तो ये बात ध्यान रखो। शुरू से लेके अब तक 2 लेक्चर्स में मैंने जितनी भी ज्योमेट्रीज पढ़ाई है मैंने लॉजिकली हर एक का रीज़न दिया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर ये समझ में कम आ रहे हैं तो ध्यान से समझो, उन बातों को दोबारा सुनो, ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत जो चीज़ें की हैं बहुत स्लो भी समझा सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी और मेहनत करें, क्योंकि हर एक चीज़ को लॉजिकली समझाया। आप सुने मैंने क्या कहा, नहीं समझ में फिर बैक कीजिए, फिर सुनिए मैं क्या समझा रहा हूँ। स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। 4 ऊपर बिल्कुल सीधे स्क्वायर बना रहे हैं, नीचे वाले सीधे स्क्वायर नहीं हैं, स्टैगर्ड हो गए हैं, तो किसको रिपेल कर रहे होंगे ऑर्बिटल को। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस चीज़ के लिए। तो आपको इस सारे सीक्वेंस में देखने जरूरी हैं, और सारी वीडियोस देखिए। मैं इन वीडियोस को इस पर्पज से बना रहा हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें दिखा रहा हूँ मैं वीडियोस। जो अगर आप बिल्कुल नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहेंगे तो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आया, तो कैसे आएगा। आप सारी सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखिए, बॉन्डिंग पढ़िए, CFT BBT जो भी मैंने पढ़ाया है उन सबको पढ़िए, तब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ क्या मज़ेदार बात हुई है। तो बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहिए।